हाँ जी बेटे, देखो आज हम बात करेंगे फोटो फॉस्फोराइलेशन की, है ना। अपन ने फोटो सिस्टम की बात कर ली, फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड, किधर इसका लोकेशन है, क्या इनका मींस ऑर्गेनाइजेशन है ना। रिएक्शन सेंटर कौन से हैं, कौन से है ना, किसके कौन से हैं, और एंटीना मॉलिक्यूल, इन सब की बात हो चुकी है। आज हमें बात करना है फोटो फॉस्फोराइलेशन का। फोटो फॉस्फोराइलेशन में सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझना है फॉस्फोराइलेशन का। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, क्या, या हम इसको ये बोल सकते हैं कि एनर्जी, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, दैट इज द फॉस्फोराइलेशन। ये फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है। और इसी के साथ एक वर्ड लगा है फोटो, और इस फोटो का मतलब है यहाँ पे लाइट से। जब कोई हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो दैट मीन्स इधर आपको एनर्जी यूज करना होगा। यूज, जो एनर्जी का सोर्स होता है वो लाइट होता है। वो क्या है? लाइट है। लाइट एनर्जी यूज करके जब एटीपी का सिंथेसिस किया जाता है उसको हम बोलते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। या हम इसको थोड़ा सा और ऐड करें, फॉस्फोराइलेशन दो टाइप के होते हैं। एक को हम बोलते हैं, जो आपके सामने टर्म लिखा है, फोटो फॉस्फोराइलेशन। दूसरा टर्म यूज करा जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस समझना है। सेकेंड टाइप का ये फॉस्फोराइलेशन है। फोटो फॉस्फोराइलेशन में जब सोर्स ऑफ एनर्जी लाइट है, दोनों में एटीपी ही बनेगा, तब हम इसको बोल देते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। और ये हमारा कहाँ चलेगा? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ चलता है? क्लोरोप्लास्ट में ये चलता है। और जब एटीपी का फॉर्मेशन ऑक्सीडेशन एनर्जी का यूज करके हो, मीन्स कोई मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज करें, ब्रेक करें, और एनर्जी जो रिलीज हो वो यूज करा जाए एटीपी सिंथेसिस में, एटीपी फॉर्मेशन में, तब उसको बोला जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे एनर्जी कौन सी यूज होती है? ऑक्सीडेशन एनर्जी। और ये चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करा के हम एटीपी ही तो बनाते हैं, है ना। जो ये एटीपी बनता है, और इस प्रोसेस को हम तब बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमें बेसिकली बात करना है फोटो फॉस्फोराइलेशन का। तो फॉस्फोराइलेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, जब लाइट एनर्जी का यूज किया जाए तो फोटो फॉस्फोराइलेशन, जब ऑक्सीडेशन एनर्जी का यूज किया जाए तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देखो, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मतलब है यहाँ पे H3PO4। ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना, जिसे फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। यही आयोनाइज होता है, 3H+ आयन बनाता है, प्लस फॉस्फेट ग्रुप बनाता है, 3 नेगेटिव चार्ज होएगा। तो ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया जाए किसमें? एडीपी में। ये फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को IP से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये फॉस्फेट ग्रुप है। किसका, कहां से ये फॉस्फेट ग्रुप मिलता है? इस फॉस्फोरिक एसिड के डिसोसिएशन से, ठीक है। एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लाइट एनर्जी का यूज करके जब एटीपी का फॉर्मेशन करे तो हम इसको बोल देते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? यहाँ पे वही स्टेटमेंट लिखा है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी इज नोन एज फोटो फॉस्फोराइलेशन। ये दो टाइप का, इधर क्लोरोप्लास्ट की बात चल रहा है, तो फोटो फॉस्फोराइलेशन दो टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, दूसरे को साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। अभी दोनों में कंपैरिजन और ये धीरे धीरे करके हम क्लियर करेंगे। नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन में दोनों फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 दोनों इन्वॉल्व होता है। जब साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन चलता है तो सिर्फ कौन सा?
फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। मतलब क्या हुआ, जरा आप इसको अपने प्रीवियस नॉलेज से लिंक करें। अप्रेस्ड रीजन में PS1 एंड PS2 दोनों प्रेजेंट होता है, मतलब अप्रेस्ड रीजन में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलेगा। नॉन अप्रेस्ड रीजन में सिर्फ PS1 प्रेजेंट होता है, PS2 नहीं होता है। मतलब नॉन अप्रेस्ड रीजन ऑफ थाइलेकोइड में क्या चलेगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलेगा। क्यों नहीं चलेगा यहाँ पे नॉन साइक्लिक, क्योंकि PS2 इधर होता ही नहीं। ठीक है इतनी बात। चलो अब हमें बात करनी है पहले नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, या इसी का दूसरा नाम है जेड स्कीम। इसी का दूसरा नाम क्या है, जेड स्कीम। क्या होता है देखना है। पहली बात, PS1 एंड PS2 दोनों इन्वॉल्व है, ये हमने देख लिया। इसलिए ये कहां पे चलेगा, सिर्फ ग्रेना के थैलेकोइड में, सिर्फ स्ट्रोमा थैलेकोइड में नहीं चल सकता, क्योंकि ग्रेना थैलेकोइड में ही PS1 PS2 अप्रेस्ड रीजन में देखने को मिलता है। नॉन अप्रेस्ड रीजन में सिर्फ PS1 होता है। ठीक है, नॉट इन स्ट्रोमा थैलेकोइड। क्यों, उसका रीजन क्या है, बिकॉज स्ट्रोमा थैलेकोइड हैव नॉट PS2 एज वेल एज, ये तो हमें समझ है। दूसरा एक और नाम याद रखना है, NADP रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता। अब ये NADP रिडक्टेज एंजाइम क्या है, थोड़ी देर में आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। देखो ये इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर को ध्यान से देखो। ये आपका थैलेकोइड मेम्ब्रेन पूरा, ये अपना थैलेकोइड मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। इसमें ही हमारा एक पिगमेंट का ग्रुप यहाँ पे अरेंज्ड है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, P680, मतलब PS2 है। ये कौन सा है, PS2 है। यहाँ पे कुछ आपके रिएक्शन सेंटर है, ये एंटेना मॉलिक्यूल है, ये PS1 है, ये PS1 है, और ये PS2 है। जैसे ही इनको लाइट एनर्जी मिलती है, रेडिएशन आता है, तो इनका जो रिएक्शन सेंटर है PS2 का, एक इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। एंड दीज आर द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ये उसी मेम्ब्रेन में ही रिडॉक्स पोटेंशियल की बेसिस पर ये अरेंज होते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर है फियोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम C, ये पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, B6F, प्लास्टोसाइनिन। ये इलेक्ट्रॉन जैसे इस रिड्यूसिंग, ये अपना रिडॉक्स पोटेंशियल रिड्यूसिंग ऑर्डर में ये अरेंज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से ये पास होता चला जाता है। और इधर जब साइटोक्रोम B6 से प्लास्टोसाइनिन के पास जाता है, तो यहाँ एक ATP का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है अभी वो हमें समझना है। एंड देन दिस इलेक्ट्रॉन फाइनली रीचेस टू रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1, एंड PS1 जो लाइट की वजह से अपना इलेक्ट्रॉन इमिट किया था वो फुलफिल हो जाता है, इसको इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिएंसी थी वो पूरा हो जाता है। एंड दिस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू जाता है, और इस PS1 के साथ ही एक एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, NADP रिडक्टेज, जो इस NADP प्लस को NADPH में रिड्यूस करता है। ये PS1 के साथ ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन ये H प्लस आयन जो स्ट्रोमा में होगा, है ना, उसका यूज करके ये NADPH2 बनता है। NADPH प्लस H प्लस, मतलब इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, ये भी बोलेंगे NADPH2। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन होता है, एंड दैट इज ऑल्सो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। ये भी एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, इससे भी ATP ही बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, जो लाइट आती है, रिएक्शन सेंटर एक्साइटेड स्टेट में जाता है, इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, और यही रिएक्शन सेंटर की क्वालिटी थी, पहचान थी कि ये इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकता है, और वो इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू पास होता है, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर रिडॉक्स पोटेंशियल की ये स्केल पे देखें तो। और इस डाउनहिल ट्रांसपोर्ट के दौरान, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जाता है तो वो स्टेबिलिटी गेन करना है, उसको स्टेबिलिटी गेन करना होता है। इस दौरान ये एनर्जी इनका यूज किया जाता है
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। यही हमारा मेन टास्क है। एंड अगेन ऐसा PS1 भी अपना इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू पास होता है, एंड दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ NADPH2 दैट इज आल्सो अ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। ये नॉन साइक्लिक क्यों कहा जाता है? जो रिएक्शन सेंटर ने इलेक्ट्रॉन इमिट करा वो उसके पास वापस नहीं आता, इसने भी इमिट करा उसके पास वापस नहीं आता। अगर वो इलेक्ट्रॉन इसी के पास वापस आ जाता तो क्या प्रोसेस हो जाता? ये साइक्लिक। कैसा हो जाता? साइक्लिक। और इसमें PS1 एन इलेक्ट्रॉन कैरियर एंड PS2 और उनके इलेक्ट्रॉन कैरियर इस तरह से मेम्ब्रेन में अरेंज्ड होते हैं जैसे एक आपको अल्फाबेट का जेड शेप का ये इनका अरेंजमेंट होता है, इसलिए इसको जेड स्कीम भी कहा जाता है। इनका अरेंजमेंट इस पैटर्न में होता है जैसा आपका अल्फाबेट जैसा ऐसा जेड बनता है, इसको ऐसे रोटेट कर दो तो ऐसा ही बनेगा, है ना। तो जेड स्कीम इसलिए टर्म यूज करते हैं। अब इनके एक एक पॉइंट्स को समझो, जो बातें अभी हमने करी है यहाँ पे ये एक एक हम समझते हैं। देखो PS2 ये है, इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्साइटेड स्टेट में गया, क्लोरोफिल जो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा वो जो सबसे पहले एक्सेप्ट करता है उसका नाम है फियोफाइटिन। क्या नाम है? फियोफाइटिन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, फियोफाइटिन, ठीक है। नेक्स्ट, फियोफाइटिन पासेस इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये जो आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लगे हैं एक अरेंज में, एक सीरीज में रिडॉक्स पोटेंशियल के ऑर्डर में, फियोफाइटिन के बाद प्लास्टोक्यूनॉन, फिर साइटोक्रोम B6F एंड देन प्लास्टोसाइनिन, ये रिड्यूसिंग ऑर्डर में अरेंज है। और इस पूरे इलेक्ट्रॉन कैरियर का जो सिस्टम बनता है इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन ये इसको ट्रांसफर करते चला जाएगा, ठीक है। और इसी दौरान जो एनर्जी है उनका कम होता जाता है उस इलेक्ट्रॉन का, और उस एनर्जी का यूज कर लिया जाता है एटीपी सिंथेसिस में। अब देखो ये ETS है, कंसिस्ट ऑफ साइटोक्रोम्स। ये डिफरेंट टाइप्स के साइटोक्रोम से मिलकर बना होता है। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउन हिल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का ETS में वो डाउन हिल होता है, मतलब हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी ये मूव करते हैं। एक तो क्वेश्चन यही बनता है इनका ऑर्डर, किस ऑर्डर में ये कैरियर्स अरेंज है? प्लास्टोक्यूनॉन, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम B6, प्लास्टोसाइनिन, एंड देन ये इधर से इधर रिएक्शन सेंटर से रिएक्शन सेंटर तक बन सकता है या फिर कैरियर का बन सकता है। तो दोनों ये बातें आपको ध्यान से इस पे समझनी होगी। रिडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पर ये अरेंज होते हैं इन टर्म्स ऑफ रिडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स पोटेंशियल। द इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम PS2, ये जो PS2 से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू द पिगमेंट ऑफ PS1। PS2 से निकलता है, ETS के थ्रू कहाँ जाता है? PS1 के पास जाता है। साइमल्टेनियसली इसी के साथ साथ जो PS1 होता है, जैसे ये PS2 ने अपना इलेक्ट्रॉन इमिट किया और इधर इसके साथ ये ETS के थ्रू जा रहा है PS1 के पास, इसी के साथ PS1 भी अपना इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा होता है। इसी दोनों इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू पास होता है और NADPH2 का सिंथेसिस होता है, ठीक है। मतलब जो इसने इलेक्ट्रॉन PS1 से इमिट हुआ था वो तो PS2 ने सप्लाई कर दिया, वो पूरा हो गया, वो इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी PS2 पूरा कर देता है। लेकिन व्हाट अबाउट PS2? और जब PS2 की बात आती है तो वो थोड़ा सा आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो आप देखो यहाँ पे, देखो पहले ही इसकी बात समझो। साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 आर ऑल्सो एक्साइटेड व्हेन दे रिसीव रेड लाइट। PS1 को क्या चाहिए था? रेड लाइट, है ना। PS 700 है तो रेड लाइट चाहिए of the wavelength 700 nanometer and are transferred in another acceptor molecule that is FRS। इसको FRS ही याद रखना है। क्यों?
ये अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है साइंटिस्टों की ये मॉलिक्यूल है क्या। कुछ लोग मानते हैं ये आयरन सल्फर प्रोटीन है, कुछ क्या कहते हैं कि नहीं ये नहीं है। तो FRS अभी याद रखना है। एंड देन फेरेडॉक्सिन के पास जाता है। फेरेडॉक्सिन के बाद आप देखो ये डाउनहिल ट्रांसफर FNR के साथ और ये NADH2 का सिंथेसिस करता है। तो ये इनका सीक्वेंस है। अब उसके साथ साथ अब देखो इलेक्ट्रॉन की जो जरूरत थी वो पूरी हो जाती है। दीज इलेक्ट्रॉन्स देन मूव डाउनहिल अगेन एंड इस टाइम आपको क्या होता है, एक मॉलिक्यूल NADP प्लस का रिड्यूस हो जाता है, किसमें 2 H प्लस आयन यूज होते हैं और ये रिड्यूस हो जाता है NADPH, ऐसा लिखा जाए प्लस H प्लस लिखो या फिर ऐसे लिख सकते हो NADPH2। ठीक है। द इलेक्ट्रॉन दैट वर मूव्ड फ्रॉम PS2 से भी इलेक्ट्रॉन निकला था, वो भी रिप्लेस होना चाहिए, नहीं तो वो रिएक्शन सेंटर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में चला जाएगा। और वो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरी की जाती है वो वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से पूरी की जाती है। PS2 इज एसोसिएटेड विद फोटोलिसिस ऑफ वाटर। PS2 किससे एसोसिएटेड है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। हमने पढ़ा था कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है तो क्या बनता है, 2 H प्लस आयन बनते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, प्लस हाफ O2 का मॉलिक्यूल बनता है जब एक H2O का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, फोटोलिसिस जब होती है ना। अब यहीं पे 2 करोगे तो वो आप डबल करते चले जाओगे। तो जो रिएक्शन सेंटर है सेकंड वाला, इधर सेकंड वाला देखना, जो ये रिएक्शन सेंटर है सेकंड वाला इनके साथ देखोगे तो एक वर्ड यहां पे लिखा हुआ है OEC, दिख रहा है? ये देखोगे तो OEC लिखा है। ये रिएक्शन सेंटर सेकंड के पास ही होता है, मतलब PS सेकंड के पास ही होता है, PS1 के साथ ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज अ कॉम्प्लेक्स, इसका नाम है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। एंजाइम है, कुछ और इनके कोफैक्टर्स हैं, कई का मिलके ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ होता है। एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्यों बोल रहे हैं? कि वाटर ब्रेक होता है लाइट की प्रेजेंस में, सो दैट दिस इज द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। 2 H2O का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो 4 तो क्या निकलते हैं, हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन यहां आपको मिलता है, यही इलेक्ट्रॉन, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन वाटर के ब्रेकडाउन से रिलीज होता है, दिस इलेक्ट्रॉन फुलफिल दैट रिप्लेसमेंट जो इलेक्ट्रॉन का है वो फुलफिल करता है। इससे जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ दैट इज फुलफिल्ड बाई PS2। वो किसने पूरा कर दिया? PS2 ने। और PS2 की जो डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की हुई दैट इज फुलफिल्ड बाई फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होने से ये क्या होगा, फुलफिल हो जाता है। अब कुछ और बातें समझनी है। ऑक्सीजन एवोल्यूशन सिर्फ PS2 कर सकता है, PS1 कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ठीक है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर सिर्फ PS2 कर सकता है, PS1 नहीं कर सकता। ठीक है। OEC किसके पास है? तो PS2 के पास है, PS1 के पास नहीं है। तो इस तरह से कुछ बेसिक सी बातें आपसे पूछी जाती हैं, लेकिन हाँ ये तभी होगा जब आपको समझ होगा। देखो यहाँ पे लिखा है द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद PS2। क्या होता है? वाटर स्प्लिट करता है 2H प्लस N, ये हमने पढ़ रखा है ना। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर क्रिएट्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। ठीक है। 2 H2O का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो 4 H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और ये नेसेंट ऑक्सीजन बनते हैं, फिर एक ये मॉलिक्यूलर स्टेज में कन्वर्ट होते हैं। ये भी हमने देख लिया था।
अब इसको स्टिमुलेट कौन कराता है? दैट इज द OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, 4 H+ आयन, 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। द इलेक्ट्रॉन नीडेड टू रिप्लेस दोज रिमूव्ड फ्रॉम PS1 आर प्रोवाइडेड बाई PS2। PS1 को जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ था वो कौन दे रहा है? PS2 दे रहा है। PS2 वाला कौन सप्लाई कर रहा है? वाटर का स्प्लिटिंग से। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कुछ ऐसा होता नहीं, एज इट इज। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिखा है जो आपको पता है ऑलरेडी। वी नीड टू एम्फसाइज हियर दैट वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स associated with PS2 which itself is physically located on inner side of the membrane of thylakoid। जो थैलाकोइड है, ये थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है, जो अगर आप देखोगे तो ये एक थैलाकोइड की मेम्ब्रेन हम बना लेते हैं। ये जो PS2 होएगा वो इधर मेम्ब्रेन की तरफ होएगा, इनर सरफेस की तरफ होएगा। ये इनर सरफेस, ये ल्यूमेन है, ये इसका स्ट्रोमा वाला रीजन होगा। तो इस तरफ, मतलब इस सरफेस पे PS2 लगा होता है। PS2 थोड़ा ऊपर भी होएगा, ठीक है। तो PS2 हमेशा इधर इनर सरफेस पे ही रहता है। क्यों? क्योंकि OEC जो वाटर का स्प्लिटिंग होता है वो इसी ल्यूमेन में होता है। कहाँ होता है? वाटर का स्प्लिटिंग इधर ल्यूमेन में ही होता है, जो कि आगे आपको बहुत ज्यादा ही सख्त जरूरत है इस लोकेशन को समझना। इस पिक्चर में भी देखोगे तो PS2 इधर आपको दिख रहा है। ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, बाहर की तरफ स्ट्रोमा है, इधर हमने ल्यूमेन मान लिया, मतलब इस तरह से ये फोल्डेड है, इस तरह से ल्यूमेन बन रहा है। तो इधर इनर सरफेस की तरफ ही आपको देखो PS2 की लोकेशन है, OEC है। OEC में एक फैक्टर यहाँ पे मैग्नीज लिखा हुआ है, कैल्शियम है, क्लोराइड आयन होता है और एंजाइम है। ये वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, किसमें? ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। अब ध्यान से सुनना, ये वाटर स्प्लिटिंग से क्या क्या बना था? H+ आयन, इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन तो इसके रिएक्शन सेंटर ने यूज कर लिया। H+ आयन कहां पड़ा होगा? इसी ल्यूमेन में। कहां पड़ा होता है? ल्यूमेन में। कहां पड़ा होता है? ल्यूमेन में। और यही H+ आयन ही रिस्पॉन्सिबल है ATP सिंथेसिस के लिए। अब देखो, इन द एडिशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन रिड्यूसेस NADP+ टू NADPH। ये हमने देख ही लिया, प्रोटॉन जो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। इधर ध्यान से देखना, ये PS1 ये बनाता है, तो ये जो NADPH बनता है, NADPH2 जो बनता है, ये जो प्रोटॉन यूज करता है, यहां ध्यान से देखना, एक बार फिर से मैं ले जा रहा हूं यहाँ पे। जो ये प्रोटॉन यूज करता है, ये ल्यूमेन का प्रोटॉन नहीं है। कहीं आप ये समझ लो कि हाँ ल्यूमेन में तो 2 इधर बना ऑक्सीजन की ब्रेकडाउन से, वो प्रोटॉन है, नहीं। ये बाहर का प्रोटॉन है, स्ट्रोमा का। कहाँ का? स्ट्रोमा का, ठीक है। तो स्ट्रोमा में प्रोटॉन ऐड किया जा रहा है, सॉरी ल्यूमेन में प्रोटॉन ऐड करा जा रहा है वाटर स्प्लिटिंग से। स्ट्रोमा से वो प्रोटॉन यूज किया जा रहा है NADPH2 की सिंथेसिस से। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होगा कि नहीं होगा? कहां पे? ल्यूमेन और स्ट्रोमा के बीच। ये स्ट्रोमा हो गया, यहां का स्ट्रोमा आप यूज कर रहे हो, यहां स्ट्रोमा प्रोटॉन ऐड कर रहे हो, है ना। तो यहाँ H+ का कंसेंट्रेशन बढ़ता जाएगा और इधर H+ का कंसेंट्रेशन घटता जाएगा। बात समझ आई इतनी? अभी एक और ऐसा इंसिडेंट होता है जो H+ स्ट्रोमा से इधर ल्यूमेन की तरफ ले आता है। ये पॉइंट देखना, एट एवरी स्टेप ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर टेक्स प्लेस। एक ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा, वो चलेगा ही चलेगा। एंड एनर्जी रिलीज होता है, दैट इज यूटिलाइज इन द क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट टू फॉर्म ATP।
हम पहले सिर्फ प्रोटॉन का ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं। ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि ल्यूमेन और स्ट्रोमा के बीच हम H+ का कंसेंट्रेशन गैप बढ़ाते हैं। इधर बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, इधर बहुत कम कर देते हैं। इधर कम होगा, इधर ज़्यादा होगा, तभी गैप बढ़ेगा। एंड दिस इज द प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है। दिस होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहाँ से, PS2 से इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है, ये इस पे बहुत सवाल बने जो मैंने इधर बनाया हुआ है। अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ जाएगा, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। प्राइमरी एक्सेप्टर यहाँ पे कौन है, फियोफाइटिन। कौन है, फियोफाइटिन। फिर ETS के थ्रू ये डाउन हिल ट्रांसपोर्ट में जाता है, कहाँ आएगा, PS1 के पास। फिर से अपहिल ट्रांसपोर्ट हुआ प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इनका PS1, तो दैट इज द FRS। ये कौन है, FRS। फिर से ये डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होगा NADP+2H+, जो कि स्ट्रोमा का H+ है, यूज करके NADPH2 बना दिया जाता है। ठीक है। तो ये आपको ये जो पूरा अरेंजमेंट है, ये पूरा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का स्कीम है, कहाँ से, PS2 टू PS1 से लेकर इधर आपके PS1 के इलेक्ट्रॉन कैरियर तक, इस तरह से ये अरेंज्ड है, जो एक अल्फाबेट Z के शेप में प्रेजेंट होता है। एंड दिस इज कॉल्ड Z स्कीम ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप। शेप इनका ऐसा बनता है, इसलिए इसको Z स्कीम कहा जाता है। कोई ऐसा पर्पज नहीं है। ठीक है। दिस Z shape is formed when all the carriers are placed in sequence of, है ना, रिडॉक्स पोटेंशियल के सीक्वेंस में हम रखते हैं स्केल पे, तब ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिलता है। एंड ये आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की कहानी खत्म। 2 टर्म और समझने हैं, ये बहुत छोटे छोटे टर्म हैं, इसको देखो। एक तो क्वांटम रिक्वायरमेंट। क्वांटम वर्ड हम यूज करते हैं लाइट के लिए। क्या है इसका मतलब, नंबर ऑफ लाइट फोटोन। जो लाइट हमारी आती है वो किस फॉर्म में आती है, क्वांटा या फोटॉन्स के फॉर्म में, दैट इज अ पॉकेट ऑफ लाइट एनर्जी, है ना, रेडिएशन एनर्जी हमारी आती है। कितने फोटोन चाहिए होते हैं एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का इवॉल्व करने के लिए, नंबर ऑफ फोटोन दैट इज रिक्वायर्ड टू इवॉल्व 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म्ड एज क्वांटम रिक्वायरमेंट। और वो चाहिए होता है, एक साइंटिस्ट हैं इमर्सन, इन्होंने कैलकुलेट किया, और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इवॉल्व करने के लिए 8 फोटॉन्स की जरूरत पड़ती है। कितने, 8 फोटॉन्स की जरूरत पड़ती है। एंड अगेन इसी के रिस्पेक्ट में टर्म दूसरा बन जाता है क्वांटम यील्ड। मतलब क्या हुआ कि एक ऑक्सीजन इवॉल्व करने के लिए कितना फोटोन चाहिए, तो आपको पता चल गया। अब एक फोटोन से कितना आपको ऑक्सीजन मिलता है, दैट इज क्वांटम यील्ड। वो क्या हो जाएगा, क्वांटम यील्ड क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व बाय 1 क्वांटम या 1 फोटोन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड क्वांटम यील्ड। अब क्योंकि हमें पता है ये क्वांटम यील्ड इतना आएगा 0.125 या फिर 12.5%। कैसे, 8 लाइट फोटोन चाहिए होगा एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इवॉल्व करने के लिए। ठीक है। अब एक लाइट फोटोन कितना ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा, 1/8 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और जब इसको डिवाइड करोगे तो यही आएगा। इसी को आप परसेंटेज में लिख दोगे तो 12.5%। ठीक है। तो क्वांटम यील्ड आपका है 12.5%, क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या है, 8 फोटोन। ये बड़े छोटे छोटे से टर्म्स हैं, लेकिन हाँ समझना जरूरी होता है कि क्या है इसका मतलब। ठीक है, एग्जैक्टली। तो आपने साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कंप्लीट कर लिया है।